नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं इंदुमती सुतार। आज मैं ऐसे खास व्यक्ति को आपके सामने लाई हूँ, उनका मैं परिचय कराने वाली हूँ। आपको लगता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, हम आज़ाद देश के निवासी हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में कितने लोगों ने जानें दी, कितने लोगों ने जोखिम उठाया है। सही देखा जाए, सही मायने में अगर विचार किया जाए, जो व्यक्ति हमारे देश के लिए जान देते हैं, जो व्यक्ति हमारे देश के लिए समर्पित होते हैं, वही आज देश के सच्चे हीरो कहलाते हैं। ऐसे ही मैं आज सच्चे हीरो की पहचान आपके सामने में लाने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत लोग हैं जो अपने देश को आज़ाद कराने में अपना पूरा जान, अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर चुके हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति मैं आपके सामने अभी ला रही हूँ। हवलदार श्री मधुकर राव पडवलकर अभी उपस्थित है। नमस्कार आपका इस कार्यक्रम में। और सेना में, आर्मी में जवान रह चुके हैं। अभी उनका क्या दुख है, उनको कारगिल युद्ध में उनका क्या हुआ है उनके साथ में, हम अभी ऐसे सुनने को हमें आपको मिलेगा। हमारे साथ उनकी श्रीमती चंपावती पडवलकर भी है। आपका भी नमस्कार इस कार्यक्रम में। तो सर, आप बताइए कि कारगिल युद्ध आज बड़े धूमधाम से हम बोलते हैं कि हमारी जीत हो गई, लेकिन इस जीत के पीछे बहुत कुछ दुख छुपा हुआ है। आप सबका, हम सबका ही हम देखते हैं। कैसे हुआ कारगिल विजयोत्सव हम अभी मना रहे, तो उसके पीछे क्या हुआ है, आपके साथ कैसी ट्रेजेडी हुई, कैसे हुआ? हमारा यूनिट था वहाँ पर कारगिल युद्ध में। हाँ, प्रॉपर कारगिल में हमारा यूनिट था 190 फील्ड रेजिमेंट। तो उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए, काफ़ी लोग एक्सपायर्ड भी हो गए। हाँ, तो उनमें से मेरे को थोड़ा सा कमर में लग गया, हाथ में लग गया, तो बड़ा मुश्किल से बच गया। इधर 2 साल में कमांड हॉस्पिटल में था। हाँ, उन्होंने काफ़ी मदद किया है, हाँ, हॉस्पिटल वालों ने। तो उसमें से फिर भी मैं अभी भी जीवित हूँ। 20-21 साल हो गया, अभी भी जीवित हूँ। तो उस समय आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? प्रॉपर कारगिल में। हाँ, तो प्रॉपर कारगिल क्या में। उसमें आपने क्या रोल निभाया, कैसे था उस समय, सिचुएशन कैसा था और कंडीशन, वहाँ की परिस्थिति कैसे थी? हमारे साथ में काफ़ी लोग थे। तो हमारा यूनिट आर्टिलरी का 190 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी का रेजिमेंट था। तो आर्टिलरी के रेजिमेंट में एक ग्रुप बना के छोड़ते थे पेट्रोलिंग ये रात में। तो हमारा 22 आदमी का ग्रुप था। 29 नवंबर की बात है ये, रात में 3:30 बजे की। तो 3:30 बजे हमारे 22 आदमी में से 4 आदमी जीवित रह गए और बाकी सब 6-7 मर गए, बाकी इंजर्ड हो गए। इंजर्ड में से ज़्यादा इंजर्ड मैं ही हो गया। मेरे को चलना नहीं आया। हाँ। कमर में लग गया, मैं गिर गया तो उठना नहीं आया। कितने दिन हॉस्पिटल में रहे आप? हॉस्पिटल में 2 साल था मैं। इधर 2 साल आप हॉस्पिटल में रहे? कमांड। हाँ, तो उस समय आपको बहुत चोट पहुंची, आप उठ नहीं पाए, बैठ नहीं पाए काफी, और काफी दिनों तक आप हॉस्पिटल में? हाँ, काफी दिनों। हाँ, तो कैसे लगा उस समय, आपको क्या लग रहा था? हॉस्पिटल में आता आपको तो मालूम है, रहने का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही सोचता रहा। हाँ, अब सोच रहे थे कि मैं बचूंगा ही नहीं। हाँ, बचूंगा भी नहीं, सब और सोच रहे थे मेरा मन भी नहीं था रहने का। फिर भी मेरे को भगवान ने साथ दिया। यहाँ तक पहुँचे। हाँ, हाथ पैर सब सीधा करने लगे। हमारे यूनिट वाले आके हाथ पैर भी सीधा नहीं हो रहे थे। उन्होंने सीधा करके फिर चलाना शुरू किया। पुनर्जन्म हुआ मेरा। पुनर्जन्म हुआ है। अभी आप चल नहीं सकते हैं? नहीं चल, उसी के वजह से, कारगिल युद्ध की वजह से बहुत बड़ी चोट आपको पहुंची। तो क्या सरकार की तरफ से आपको कुछ निधि मिल गई इसकी वजह से? सरकार की तरफ आपने जान जोखिम में डाल करके इतना जो खतरा उठाया, तो उसमें सरकार की तरफ से कुछ निधि मिली? नहीं, सरकार की तरफ से उस समय नहीं था ज़्यादा। हाँ, थोड़ा बहुत था। इंश्योरेंस के पैसे मिले, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला, और हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नाटक स्टेट से 1 लाख रुपए लाके दिए। और यूनिट वाले ने भी दिया 1 लाख रुपये। तो उस समय ज़्यादा ये नहीं था हमारे लिए। उन्होंने काफ़ी मदद किया, ऐसी बात नहीं। 12 लाख तक मिला मेरे को पैसा उस समय। तो ऐसे एक व्यक्ति नहीं, हमारे देश में हजारों लोग हैं
जो आप आए दिन सुनते हैं कि इतने लोगों की जानें जा रही है, क्या हमारा देश ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही जाने जाती जाएगी? इनके दुखों को कोई समझेगा? हम समझते हैं, हम आज़ाद देश के नारे लगाते हैं, लेकिन ये जो सपूत है सच्चे देश के, भारतवासी देश के कोने कोने में हैं, उनके बारे में ना कोई सोचता है, ना आज के दिन में कोई बुला करके उनका कोई सम्मान करता है, ना आज के दिन में उनका कोई महत्व है। इनके वजह से ही आज हम भारत देश में रहने का सुख अनुभव करते हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी सोचता नहीं है। कितना कष्ट उठाया होगा, कितनी तकलीफ हो गई होगी उनको, अभी वो चल नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, मतलब इतना खतरा, इतना संकट उन्होंने अपने देश के लिए उठाया। तो आप कब भर्ती हो गए थे और कब फिर यहाँ आप बिदर में रहते हैं, कर्नाटक के बिदर में आपने घर वगैरह सब बना दिया है, तो कब से कब तक का आपका जो सफ़र रहा, ये जो फौजी ज़िंदगी का, वह कहाँ से कहाँ तक रहा, कैसे कैसे रहा, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो गई? ट्रेनिंग किया मैं आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद। 16 नवंबर 1978 में भर्ती हो गए फौज में। ट्रेनिंग किया 1 साल हैदराबाद में, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई मध्य प्रदेश बिना उधर सागर बोल के, वहाँ पर रहा मैं 7 साल। फिर वहाँ से हमारे को भेज दिया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 18 महीने रहा। फिर उधर से उठा दिया, सीधा पंजाब में डाल दिया, गुरदासपुर। फिर गुरदासपुर से फिर उधर से उधर ही जम्मू कश्मीर में डाल दिया। तो जम्मू कश्मीर में फिर वहाँ से भी हमारे को ट्रांसफ़र करके उत्तरांचल में टेक दिया। फिर उत्तरांचल से भी ऐसे ही एक बार हंगामा होने से हमको फिर दोबारा जम्मू कश्मीर में ही भेज दिया। तो जम्मू कश्मीर में जाने के बाद ये मेरे को हमारा यूनिट पूरा उधर ही कारगिल में रहा। तो उधर ही हुआ है मुझे कारगिल प्रॉपर कारगिल में। तो कारगिल में जब आप लड़ रहे थे, आप थे उस समय, तो आपको खाने पीने रहने का वहाँ, फिर युद्ध, फिर कैसे कैसे चलता रहा वहाँ का समय, दिनचर्या आपकी? खाना पीना मिलता था लेकिन आराम नहीं मिलता था। खाना वगैरह सब मिल जाता था। जगह जगह ग्रुप बने हुए खाने के, वहाँ जाके खाना वाना खाते थे, खाना वगैरह मिल जाता था, लेकिन हमारा दिल ही नहीं करता था खाना वाना खाने का। और दूसरा ये सब देख करके हम लोग थोड़ा ऐसे ही दिल में महसूस हो गया, हमारा भी कोई चांस नहीं बचने का। क्योंकि उधर बम ब्लास्ट वगैरह दुनिया भर के होते रहे। आपने नजदीक से देखा उसको? हाँ, नजदीक से भी देखा, और हमारे लोग भी दुनिया भर के मरने लगे। हाँ, तो हमारा भी कोई चांस नहीं था बचने का। फिर भी उस दिन रात में फिर भी मैं थोड़ा सा कंबल में वगैरह लगने से चलना नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ अभी भी। कमर में लगा, मतलब क्या? कैसे लगा आपको, क्या लगा कमर में? टाइम कौन सा, समय कौन सा था वो? 3:30 बजे। हाँ, बताइए क्या लगा? सुबह का 3:30 बजे LMG का ब्रस्ट आया। मतलब रात के मॉर्निंग में? हाँ, मॉर्निंग के टाइम पर LMG का ब्रस्ट आया, ब्रस्ट लग गया कमर में और नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही वो माइन डाले थे, माइन के ऊपर हाथ गिर गया, हाथ एकदम ब्लास्ट हो गया माइन, और हाथ भी मेरा जाना था। ये सब उंगली सब टेढ़े मेढ़े हो गए। अभी भी टेढ़े ही हैं, इतना नहीं है हाथ में जान। तय आपने भी देखा है, इनके साथ में आप रहे हैं, इनके कुछ कष्ट को, मतलब फौजी की पत्नी होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? फौजी का जीवन कैसा होता है? आपने भी भोगा है, क्या कहना चाहते हैं आप? उस टाइम तो हमारे बच्चे छोटे थे। हाँ, छोटे बच्चे थे। कैसे आपने फिर इस टाइम को पास किया? साथ में नहीं रहे उधर। हाँ, पुणे में गए बाद में, हॉस्पिटल में रहे ना, उधर घर मिला। पुणे में थे, हॉस्पिटल में पुणे में उनके साथ रहे। हाँ, फिर बच्चे बड़े हो गए। ऐसे छोटे थे उस टाइम। नहीं, वो कितने दिनों तक ऐसे ही रहे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में नहीं, गेस्ट हाउस था, उस गेस्ट हाउस में रहते। हाँ, नहीं सर, कितने दिन रहे हॉस्पिटल में? 2-3 साल रहे। 2-3 साल हॉस्पिटल में ही? हाँ। तो थोड़े ठीक होते गए। हाँ, उधर घर मिलता था, उधर रहते थे रूम रहने के लिए। फिर बाद में बच्चे फिर से उधर ही एडमिशन किए, पढ़ाई करते उधर ही रहे 4-5 साल। फिर उसके बाद नासिक में रहे थोड़े दिन, फिर इधर आए 2010 में। तो सुना होगा आपने कि किस तरह के एक फौजी की ज़िंदगी होती है। अच्छा हुआ, उनकी किस्मत अच्छी कि वो बच गए, वरना छोटे छोटे बच्चे थे। अभी ताई ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे थे, तो क्या होता आज। तो देश को ये खतरा मोल उठाना पड़ रहा है। तो इसके लिए सभी सोचना चाहिए कि आए दिन कितने फौजियों की जाने जाती है। तो हम आज़ाद देश के तो नागरिक हैं, लेकिन किस वजह से ऐसे समाज में, ऐसे देश में फौजी लोग अपने जान जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं, इसलिए आज हम सुरक्षित हैं। तो
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके बारे में बताया, आपके बारे में बताया। नमस्कार सबको।